नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगम और मैं लेके आया हूं एक आज मेरा दूसरा पॉडकास्ट होगा गांव अड्डा के चैनल पे। और हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो दिलीप जी हैं, जो कि ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के राज्य सचिव हैं। तो इनका मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमारे एक ही बार बुलाने पे हमारे इस चैनल पे आ गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। धन्यवाद संगम जी, आपने अपने चैनल पर मुझे आमंत्रित किया और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिलीप कुमार, AIDSO ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश राज्य का सचिव हूँ और साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक कार्यों में रुचि लेता रहा हूँ। और इसके अलावा व्यक्तिगत और कुछ बताने की जरूरत मैं नहीं महसूस करता हूँ, क्योंकि हम जिस आइडियोलॉजी को लेकर के चलते हैं वो सामाजिक मूल्यों को ज्यादा महत्व देते हैं। व्यक्तिगत पहचान की कोई जरूरत नहीं है, समाज की पहचान से व्यक्ति की पहचान होती है, जहां तक मैं समझता हूँ। इसलिए हम क्रांतिकारी विचारधारा को लेकर जब आगे बढ़ रहे हैं तो सामाजिक मूल्यों को, सामाजिक तमाम चिंतन को लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। जैसा कि हम AIDSO जो हमारा छात्र संगठन है वो क्रांतिकारी छात्र संगठन है और भगत सिंह सहित तमाम जो हमारे देश के क्रांतिकारी रहे उनके विचारों को लेकर के उनको आदर्श मान करके आगे बढ़ रहा है। तो इस संदर्भ में, पहचान बताने के संदर्भ में भगत सिंह की एक बात याद दिलाना चाहूंगा आपके माध्यम से। जब भगत सिंह जेल में थे तो उनके एक और सहयोद्धा साथी सोहन सिंह भकना नाम के, उन्होंने एक बार उनसे सवाल किया कि भगत अपने बारे में कुछ बता के जाएं ताकि आपके नहीं रहने पर समाज को हम कुछ आपके बारे में बता पाए। तो भगत सिंह उनसे सीधा यही बोलते हैं कि बाबा जी, मेरे 3 रिश्तेदार हैं। पहला रिश्ता खून का रिश्ता है, शहीदों के साथ रिश्ता है, जैसे खुदीराम बोस, करतार सिंह सराभा। और दूसरे रिश्तेदार आप लोग हैं जो इन काल कोठरियों में कंधे से कंधा मिला के खून पसीना बहा रहे हैं। हमारा खून जिस तरीके से भारतीय आजादी आंदोलन के लिए हम देने के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, ये हमारे जो ऐसे सहयोद्धा हैं वो दूसरे रिश्तेदार हैं। और तीसरे रिश्तेदार भी होंगे जो हमारे चले जाने के बाद इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और तीसरी पीढ़ी के रूप में देश की आजादी में खुद को समर्पित करेंगे, वे मेरे तीसरे रिश्तेदार होंगे। तो इस ढंग से जो भगत सिंह की बात हम सभी जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हम लोग भी सोचते हैं कि नहीं, भगत सिंह के तीसरे रिश्तेदार बनने की कड़ी में ही हम लोगों को सामाजिक कार्यों में रुचि लेनी चाहिए। और मैं अपनी पहल पर जितना संभव हो पा रहा इस दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। यही मेरा परिचय होगा। बहुत अच्छा लगा आपका जवाब और आपका परिचय सुन के कि आपने अपने बारे में ना बता के आपने भगत सिंह की बात की, जो कि बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आज के युवाओं को ये चीज समझना चाहिए कि भगत सिंह जी के बारे में पढ़ना चाहिए। और आपका संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको और आपके संगठन को। तो जैसा कि आपने भगत सिंह के बारे में बताया, उनको अक्सर लोग वीर के रूप में देखते हैं, लेकिन उनका सोच क्या था, सपना क्या था, आप थोड़ा उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ, आपका ये सवाल भी बहुत वाजिब है और प्रासंगिक भी है, क्योंकि आज के युवाओं के लिए भगत सिंह जैसे आदर्श की जरूरत है। हमारे देश में भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, तो ऐसे जो क्रांतिकारी रहे हैं, जो गैर समझौतावादी धारा को तीव्र करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, और देश की आजादी के इतने सालों के बाद, लगभग 78 सालों के बाद भी देखने को यह मिलता है कि भगत सिंह की जो विचारधारा थी, जो उनका सोच सपना था, वो आज कितना अधूरा है, पूरा नहीं हो पाया है। तो आज के युवाओं के ऊपर ये दायित्व आ पड़ता है कि भगत सिंह की जो विचारधारा थी उसको हम समाज में लागू करें, उनके सपने को पूरा करें। तो जहां तक बात है कि भगत सिंह की विचारधारा क्या थी, भगत सिंह शुरू शुरू में तो एक्शन कैसे हो, अंग्रेजों से सीधा मुकाबला कैसे हो, कैसे लड़ाई हो, कैसे अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ के भगाया जाए, क्योंकि भगत सिंह का परिवार भी क्रांतिकारी परिवार था। और क्रांतिकारी होने के नाते उनके चाचा को, पिताजी को बार बार जेलों में डालना, अत्याचार करना, चाची लोगों का चेहरा जब देखते थे तो वो मायूस हो जाते थे क्योंकि वो रोते थे। तो भगत सिंह इस तरीके से बचपन से ही अंग्रेजों के खिलाफ नफरत करना शुरू कर दिए थे। लेकिन नफरत को अंजाम किस तरह ले जाना है, अंजाम तक कैसे पहुंचाना है, और जब सहपाठियों के साथ चर्चा करते रहे, क्योंकि जब सहपाठियों के साथ चर्चा करते थे तो पूछते भी थे बचपन में, जब वो पूछते थे कि आप बड़े होके क्या बनेंगे, आप बड़े होके क्या बनेंगे,
तो उनके जो सहपाठी थे बोलते थे कि मैं खेती करूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, तरह तरह के। लेकिन जब भगत सिंह से वो साथी पूछते थे तो भगत सिंह सिर्फ एक ही बात बोलते थे, मैं बड़ा होकर क्रांतिकारी बनूंगा और देश से अंग्रेजों को खदेड़ के बाहर करूंगा। अपने चाची लोगों से भी यही हमेशा वो कहते थे कि मैं बड़ा होकर क्रांतिकारी बनूंगा, अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ूंगा। तो इस तरीके से जो बचपन में उनके अंदर भावना थी अंग्रेजों को खदेड़ करके बाहर करना, देश को आजादी लाना, इस ये युवा अवस्था तक इस तरीके से चला। लेकिन बाद में जब उन्होंने दुनिया भर की क्रांतियों के बारे में पढ़ा, दर्शन को पढ़ा, तमाम तमाम विषयों को पढ़ा, नेशनल कॉलेज पंजाब में जब उन्होंने दाखिला लिया तो वहां पे बहुत सारे दर्शन को उन्होंने पढ़ा। और तब तक रूस में क्रांति भी हो सकी थी। 1917 में रूस में जो क्रांति हुई, प्रथम समाजवादी क्रांति, उसका भी असर पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी पड़ रहा था। तो भारत के नौजवानों पर भी पड़ रहा था, भगत सिंह पर भी पड़ा। इस तरीके से भगत सिंह जब समाजवादी सोच से प्रभावित हुए और तमाम क्रांतियों के बारे में पढ़ा, तो उनको भी लगा कि देश से अंग्रेज चला जाएगा, इसको हम हटाएंगे, यहाँ से खदेड़ के भगाएंगे, तो कैसा राज होगा। तब उन्होंने प्लान किया और सारे अपने क्रांतिकारियों के साथ एक मीटिंग किया, फिरोज शाह कोटला में, दिल्ली में, 1928 में। उस समय जो पहले संगठन बना था एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो उसमें उन्होंने सोशलिस्ट शब्द जुड़वाया। क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है वो पार्टी के अंदर भी दिखना चाहिए और हमारी गतिविधियों में, कार्यों में भी दिखना चाहिए। तब उन्होंने कहा सिर्फ आजादी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं है। आजादी का असली उद्देश्य क्या है कि जो किसानों को उनका वाजिब दाम है वो मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान मिले, हर छात्र तक शिक्षा पहुंच सके, धर्म जात के झगड़े खत्म करके एक स्वच्छ समाज बने। इस तरीके का एक समाजवादी समाज का लक्ष्य उन्होंने 1928 में घोषित किया। तब उसी संगठन को बदल के उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया, जहां से उनका लक्ष्य पूर्ण रूप से आम जनता के सामने आया। और जब जेल में गए, जेल में जाने के बाद अदालत को मंच बनाया, तो मंच से उन्होंने सारी बातों को कहना शुरू किया, इनकलाब जिंदाबाद, पूंजीवाद साम्राज्यवाद का नाश हो, मतलब अंग्रेज चला जाएगा तो हमारे देश में समाजवादी समाज बनेगी और जहां मजदूरों और किसानों का राज कायम होगा। इस तरीके का उनका एक सपना, बहुत बड़ा सपना था। लेकिन आजादी के बाद, इतने सालों के बाद, उन सपने को हम बहुत दूर दूर तक भी नहीं देख पाते हैं। इसलिए आज के युवाओं को भगत सिंह को प्रेरणा स्रोत मानना चाहिए और उनके पद चिन्हों पर, उनके कदमों पर, उनके दिखाए रास्तों पर चलना चाहिए। बहुत ही कम समय में आपने इतना इतना अच्छा और इतना गहरी बात आपने की है, जो कि बहुत ही हमारे समाज को सीखना चाहिए कि भगत सिंह जी के बारे में पढ़ना चाहिए और जो क्रांतिकारी हैं जैसे राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। बहुत अच्छा लगा कि आज आपने इतने कम समय में उनके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें की। अभी आपने एचआरए के बारे में बात की, आप थोड़ा उसके बारे में और एक्सप्लेन करेंगे, एचआरए क्या थी, वो लोग कैसे अपने पार्टी को अ, चलाते थे। और अभी हाल ही में एक घटना हुआ है शाहजहांपुर में, जहाँ पे क्रांतिकारियों की मूर्ति तोड़ी गई, तो आप उसके बारे में कुछ कहेंगे, बताएंगे? जी संगम जी, आपने अच्छा सवाल किया और ये सवाल बहुत ही मौजू है। क्योंकि आज की जो परिवेश है, जिस तरीके से क्रांतिकारी विचारधारा को रोकने की कोशिश की जा रही है सत्ता शासक वर्ग के द्वारा, ऐसे समय में हमको इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। ये चारे आप जानते हैं कि जब हमारे देश में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ गांधी जी के नेतृत्व में, तो पूरे देश भर में व्यापक पैमाने पर यह आंदोलन फैल चुका था और हर घर से नौजवान, छात्र, सभी लोग बाहर आकर के सड़क पर उतर करके नारे लगाते हुए आंदोलन में जा रहे थे। तो भगत सिंह भी इस बात से प्रभावित हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुए, चंद्रशेखर आजाद भी प्रभावित हुए। तो भगत सिंह जैसे तमाम जो छात्र, नौजवान, सब सड़क पर निकल आए थे, पढ़ाई सब कुछ अपना कैरियर वगैरह छोड़ करके। लेकिन असहयोग आंदोलन जब चला, काफी विस्तार रूप लिया। बाद में 1922 में चौरी चौरा में एक छोटी सी घटना होने के बाद तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और जिससे जो है क्रांतिकारी जो छात्र थे, जो देश के लिए लड़ाई करना चाहते थे, संघर्ष करना चाहते थे, देश में आजादी लाना चाहते थे, सबको बहुत निराशा हुई कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो गांधी जी ने इतने बड़े आंदोलन को अचानक वापस ले लिया। तो गांधी जी का यही कहना था कि हमारा जो अहिंसा के आधार पर आंदोलन है, उसमें हिंसा का प्रवेश हो गया है, इसलिए हम इसको वापस लेते हैं। तो यह बात क्रांतिकारियों के मन में बैठी नहीं, इसलिए उन सभी ने सोचा कि अब एक अलग तरीके से संगठन बना करके और सशस्त्र क्रांति की बात होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आज देश के अंदर उबाल आ रहा था, नौजवानों और छात्रों के अंदर अंग्रेजों के प्रति नफरत बढ़ती जा रही थी, तो लग रहा था कि ये क्रांति बहुत नजदीक है, ये आजादी बहुत नजदीक है।
ऐसे भी आंदोलन वापस लेना ठीक बात नहीं हुआ। तो हमको एक पार्टी बना के काम करना चाहिए। तो सचिन दास सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ये जो शाहजहांपुर के उस इलाके में इस संगठन का निर्माण किया, एचआरए, हिंदुस्तान पॉलिटिकल एसोसिएशन, और उन्होंने ही सबसे पहले एक एक्शन लेना शुरू किया, क्योंकि सशस्त्र क्रांति के लिए शस्त्रों की जरूरत है और शस्त्र लेने के लिए पैसों की जरूरत है। तो पैसे इकट्ठा होगा, इसके लिए 9 अगस्त 1925 में एक ट्रेन डकैती किया गया, जिसे काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से इतिहास में हम सभी जानते हैं। तो जिसमें 10 क्रांतिकारियों ने उस एक्शन में भाग लिए, और उसके बाद वो घटना जब हुई तो पूरे हिंदुस्तान में उस घटना का असर हुआ, यहाँ तक कि लंदन तक भी उसका असर गया। हिंदुस्तान में ऐसे छात्र और नौजवान हैं अभी भी कि जो देश के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, और यहाँ तक कि सरकारी संपत्ति को भी लूटने की हिम्मत रखते हैं। इस बात से पूरा अंग्रेज जो शासन था वो घबराया, शासक वर्ग घबराया, और बहुत जगहों पे जा जाके छात्रों नौजवानों की गिरफ्तारियां शुरू की, और जिसमें बाद में गिरफ्तारी हुई, 40 से ज्यादा लोगों की सजाएं हुई, और 4 प्रमुख क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 व 19 दिसंबर को 1927 में 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। वो जो फांसी दी गई, उसके बाद फिर जैसे लगा कि संगठन टूटता जा रहा है, और संगठन बहुत काफी कमजोर हो गया, बहुत सारे साथी बिखर गए थे। लेकिन भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने फिर मिलकर के संगठन को पुनर्जीवित किया, और रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम जो है बदल करके उसको इस तरीके से एक नई पार्टी के रूप में गठित किया है। और उसके बाद उन्होंने उद्देश्य घोषित किया कि अब हमको देश में समाजवादी राज्य स्थापित करना है, और इसलिए इस तरीके से लड़ाई को आगे ले जाना है। जैसा कि आपने अभी सवाल किया कि शाहजहांपुर में काकोरी के क्रांतिकारियों की मूर्तियां तोड़ी गई, तो हम लोगों ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया कि नहीं, ये तो गलत हुआ है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की निगरानी में हुआ हो या वहाँ का शाहजहांपुर का नगर निगम की पहलकदमी भी हुआ, जैसे भी, लेकिन प्रशासन शासन का तो हाथ कहीं न कहीं है। और ये घटना कोई नई घटना नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारी क्रांतिकारियों को जनमानस पटल से हटाने की कोशिशें हुई हैं। लेकिन ये एक भयावह स्थिति थी कि जिस तरीके से 23 मार्च, जिस दिन पूरा देश भगत सिंह की शहादत को याद कर रहा है, रात को 3 बजे नगर निगम की जो है बुलडोजर जाकर के शाहजहांपुर नगर निगम परिसर से मूर्तियों को खंडित किया गया, हटाया गया और कूड़ेदान में फेंका गया। ये एकदम जो निंदनीय है, भयावह है। ऐसा होना स्वाभाविक क्रिया नहीं है, ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। लेकिन उसको लेकर के हम सभी ने पूरे प्रदेश भर में विरोध किया, विरोध दर्ज किया, धरना प्रदर्शन किया, जुलूस किया, जितना भी हो सका किया, और अंततः अभी सरकार दबाव में आई और पुनः उन चारों क्रांतिकारियों की मूर्तियों को स्थापित किया। इसमें हम आम जनता की जीत महसूस करते हैं कि आम जनता अगर उठ नहीं खड़ी होती, तमाम देश के छात्र नौजवान उठ नहीं खड़े होते, तो शायद इस तरीके से सरकार फुट बैक नहीं जाती, और वो अपना फैसला वापस नहीं लेती, और पुनः मूर्तियों का निर्माण भी नहीं करा पाती, स्थापित भी नहीं करा पाती। तो आंदोलन की कहीं न कहीं जीत होती है। जब हम कुछ करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो जीत जरूर होगी। लड़ेंगे तो जीतेंगे, नहीं लड़ेंगे तो फिर जैसा चल रहा है वैसे चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं छात्रों से चाहूंगा, छात्रों क्या मतलब सभी लोगों से चाहूंगा कि ऐसे आंदोलनों में आना चाहिए, उनको जुड़ना चाहिए, और बुलंदी के साथ अपने आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, सरकार तक पहुंचाना चाहिए। मेरा ये आज सवाल है एक आपसे कि आज के युवाओं को आप कैसे देखते हैं? आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी संजन जी, सही बात है कि एक लाइन है, किसी ने कहा था कि जिस देश का युवा मचलता है तो वह देश मचलता है। बिल्कुल। तो आज युवा किस दिशा में जा रहा है, उसकी दशा और दिशा क्या है, ये बहुत ही वाजिब सवाल है। इस पे चर्चा होनी चाहिए और विस्तृत पैमाने पे होनी चाहिए। मैं बात पिछले अभी आपको बताया कि भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद की, अगर आप थोड़ा सा पूर्व जाए, इतिहास में जाए, तो इतिहास में आप देखेंगे कि जब चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पूरा प्रभाव था समाज के अंदर, यहाँ तक ईश्वरचंद्र विद्यासागर, प्रेमचंद, ये सब लोगों का जो प्रभाव था, तो उस जमाने के युवा छात्र भी उनके जैसा बनना चाहते थे। सुनने में ये भी आता था, इतिहास में पढ़ने मिलेगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह शाल ओढ़ना, भगत सिंह की तरह हैट लगाना, चंद्रशेखर आजाद की तरह मूंछ पर ताव दे करके बहादुरी की जो है परिचय देना,
ये जो चीजें होती हैं, कल्चर जो होती है, हमारी संस्कृति, वो कहीं ना कहीं सामाजिक जो राजनीतिक जो आंदोलन हो रहा है, जो तमाम बदलाव की दिशा में लोग बढ़ते जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं संस्कृति भी डेवलप होती है। तो आज जो है ऐसा न कोई मूवमेंट हो रहा है, न कोई परिवर्तन की बात हो रही है। आज के जो नेता मंत्री विधायक हैं, जो राजनीति की बात तो करते हैं, लेकिन वह राजनीति आम लोगों को अटैच नहीं कर पा रही है, जोड़ नहीं पा रही है। वो कहीं न कहीं जात, धर्म, क्षेत्र, भाषा इन सब में जुड़ करके रह जा रहे हैं। तो उसमें जो नौजवान लगा हुआ है, चुनाव आ गया तो नौजवान पीछे-पीछे दौड़ रहा है। शाम तक कुछ पैसा मिल जाएगा, कुछ ऐसा मतलब कुछ सुविधाएँ मिल जाएँगी। लेकिन रोजगार बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है। तो और समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं, तो नौजवान को लगता है कि हमको दिशा कहाँ मिले, भटक रहा है। अगर ऐसे भटके हुए नौजवानों को सही दिशा ना मिले, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से परिचय ना कराया जाए, तो जरूर कहीं न कहीं वो गलत रास्ते पर जात धर्म के झगड़ों में, अपराधों में लिप्त हो जाएंगे, नशा के शिकार हो जाएंगे। ऐसा हो भी रहा है। इसलिए एक विकल्प देने की जरूरत है, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो, राजनैतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो। जब तक कोई विकल्प नौजवान के सामने नहीं आएगा, तो नौजवान भटकता रहेगा। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, आज के नौजवानों को फिर से भगत सिंह को पढ़ना पड़ेगा, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ना पड़ेगा, चंद्रशेखर आजाद को पढ़ना पड़ेगा, कृतज्ञता वालेदार को पढ़ना पड़ेगा। तमाम हमारे जो देश के क्रांतिकारी रहे, मनीषी रहे, उनको अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम भविष्य भी अपना तय नहीं कर पाएंगे, और किस तरीके की राजनीति करनी चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, वो सही दिशा भी नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। मैं आज के नौजवानों को क्रांतिकारी बुकों को पढ़ना चाहिए, उपन्यास पढ़ना चाहिए उन लोगों को, और समझना चाहिए कि पहले की चीजें कैसे थी और अब की चीजें कैसी है। लोग बोलते हैं कि शिक्षा ही समाज की रीढ़ होती है, तो आज की शिक्षा व्यवस्था में क्या कमियां खामियां आप देख पा रहे हैं, और शिक्षा को हम कैसे सुधार सकते हैं? आप थोड़ा उसके बारे में कुछ बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे दर्शकों के लिए। जी, संगम जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल तो आज हर नागरिक से, हर घर से जुड़ा हुआ है और वाजिब सवाल है। क्योंकि बगैर शिक्षा के न तो समाज खड़ा हो सकता है, न कोई इंसान ही खड़ा हो सकता है। अरस्तू ने कहा कि मतलब शिक्षित और अशिक्षित के बीच में उतना ही फर्क है जितना मृत और जीवित के बीच में। तो ये बात कहीं न कहीं अपनी जगह बहुत ही सटीक है और आज के लिए भी प्रासंगिक है। मैं एक बात याद कराना चाहूंगा, क्योंकि शिक्षा कैसी होनी चाहिए उसके बारे में मुंशी प्रेमचंद ने आजादी आंदोलन के दौर में ही उन्होंने कर्मभूमि उपन्यास में लिखा था, मैं चाहता हूं कि ऊंची से ऊंची तालीम सबके लिए मुफ्त हो, ताकि गरीब से गरीब इंसान भी ऊंची से ऊंची लियाकत हासिल कर सके और ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर जा सके। इस तरीके से उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के दरवाजे सबके लिए खुले होने चाहिए, शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। शिक्षा को उतनी जरूरत है जितना कि फौज से भी कहीं ज्यादा जरूरत शिक्षा को है। इस तरीके से उन्होंने वो कोट किया, कोटेशन उसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो आजादी आंदोलन में जो संघर्ष कर रहे लोग थे, महान पुरुष थे, उस सबने अंग्रेजों से लड़ाई के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था के लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। सावित्रीबाई फुले का नाम ले सकते हैं, प्रेमचंद, शरद चंद्र का नाम ले सकते हैं, भगत सिंह, नेताजी का नाम ले सकते हैं। सबने शिक्षा के लिए भी कहीं कहीं संघर्ष किया। लेकिन आजादी के बाद आज की जो परिस्थिति है, वो कहीं न कहीं उन सारे लोगों के जो विचार थे वो लागू होते नहीं दिखते हैं। आजादी आंदोलन में जनवादी वैज्ञानिक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की डिमांड उठी थी कि देश की आजादी के बाद जनवादी वैज्ञानिक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पद्धति लागू की जाएगी। लेकिन आज का जो दौर है, इसमें देखेंगे कि जो सरकारी स्कूल पहले बनाए गए थे, इसी सरकार ने इसी देश के अंदर बनाए थे, आज उसी सरकारी स्कूलों को बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो जब सरकारी स्कूल नहीं रहेंगे तो जो, क्योंकि सरकारी स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ते हैं और गरीब बच्चों से ही शिक्षा छीनने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर के हम लोगों ने भी अपने संगठन से सरकारी स्कूल बचाओ संघर्ष समिति तैयार करके पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन खड़ा किया। और कुछ दूर तक सरकार एक बार रुक गई, फिर उन्होंने कहा कि हम अपना फैसला वापस लेते हैं, बात ऐसी नहीं है, अफवाह है, ये है, इस तरीके से बरगलाने की कोशिश किया। लेकिन फिर भी आंदोलन चला और आंदोलन चलने के साथ साथ कुछ दिनों तक रुके रहे। लेकिन उनका जो लक्ष्य है, क्योंकि अभी जो नई शिक्षा नीति 2020 लाई गई है, ये बेहद घोर जन विरोधी है, शिक्षा विरोधी है। शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण, सांप्रदायिकरण को बढ़ावा देने का काम कर रही है और साथ ही साथ शिक्षा को महंगा भी कर रही है। लेकिन जो सरकारी स्कूल है, उन सरकारी स्कूल अगर आज हम नहीं बचा पाए तो हमारे जो गांव के गरीब घर के बच्चे वो नहीं शिक्षा ले पाएंगे। इसलिए आज ये वाजिब सवाल बन गया है सबके लिए कि हम सरकारी शिक्षा को कैसे बचाएं। अगर आप घर से नहीं निकलेंगे तो शिक्षा को नहीं बचा पाएंगे, तो फिर हमारी रीढ़ ही तो टूट जाएगी, शिक्षा अगर हमारे बच्चों को नहीं मिलेगी।
तो बिल्कुल इसलिए शिक्षा के लिए आंदोलन होना चाहिए, शिक्षा आंदोलन की तैयारी होनी चाहिए। बिल्कुल शिक्षा तो सबको एक समान मिलनी चाहिए। मीन्स गरीब को भी समान अधिकार होना चाहिए, और जो अमीर लोग हैं उनको भी समान अधिकार होना चाहिए। तो शिक्षा अगर फ्री एजुकेशन रहे तो फिर मेरे हिसाब से तो बेस्ट रहेगा वो। तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमारे पॉडकास्ट में और अपना कीमती टाइम निकाल के आए। तो अभी मेरा लास्ट का 2 क्वेश्चन रहेगा। अ, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, और आपसे कोई युवा जुड़ना चाहे तो वो क्यों जुड़ना चाहे आपसे? हाँ, संगम जी, आपका सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि हम जिनसे वार्ता आज कर रहे हैं, आप लोग बीच में मौजूद हैं। ये सौभाग्य की बात है कि आपके बीच में हम कुछ बात कह पा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आज की जो परिस्थितियाँ हैं, इन परिस्थितियों को समझना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा और फिर हमारा दायित्व क्या बनता है, उस पे विचार करना पड़ेगा। क्योंकि जब आज़ादी आंदोलन का दौर था, तब उस समय उस ज़माने के छात्र और नौजवानों ने विचार विमर्श किया और अपना एक्शन किया और वो अपनी जो दायित्व को निभाए। आज के समय में जो समस्याएं हैं, अभी जो पिछली चर्चा में आप हम सभी चर्चा कर चुके हैं कि आज जैसे एजुकेशन की बात हो रही है, शिक्षा की समस्याएं हैं, रोजगार की समस्या है, कल्चर संस्कृति जो गिर रही है, सांस्कृतिक पतन हो रहा है, नशा फैल रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है। ये तरह तरह के बहुत सारे सवाल हमारे बीच में मौजूद हैं। तो क्या इन सवालों से अनभिज्ञ होकर के हम अपना जीवन यापन करें, या इन सवालों को समझ करके क्या हो सकता है हमारा दायित्व, उसको लेकर के? क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बात बोली थी, यदि शोषण अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना यदि राजनीति है, तो मैं कहूंगा प्रत्येक छात्र को राजनीति करनी चाहिए। समसामयिक विषयों पर चर्चा परिचर्चा करना ही राजनीति समझी जाती हो, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो आज के छात्र और नौजवानों को भी इन महान क्रांतिकारियों को अपना आदर्श मानना चाहिए, प्रेरणा स्रोत मानना चाहिए और उनके दिखाए चिन्हों पर चलना चाहिए। और आज की परिस्थिति में उनका दायित्व क्या है, वो उनको निभाना चाहिए। क्योंकि आज अगर इन सारे मुद्दों को लेकर लड़ना है, कुछ करना है, एक सही इंसान बनना है। क्योंकि आज सबसे बड़ा काम क्या है? सबसे बड़ा काम है कि एक सही इंसान बना जाए। आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, सारे कुछ बन सकते हैं, लेकिन एक सही इंसान बनने की क्या प्रक्रिया है, उसको उसका आज समाज में अभाव है। समाज के अंदर सही इंसान बनना ही सबसे बड़ी प्रक्रिया है, सबसे कठिन कार्य है। आप डॉक्टर बन करके, इंजीनियर बन करके पैसा उगाही कर सकते हैं, तो आपकी इंसानियत वहां नहीं बचती है। अगर आप धार्मिक भी हैं, धार्मिक होकर के भी आप सुबह शाम पूजा पाठ करते हुए आप जिस पेशे में जाते हैं, वहां पर भी आप कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। बहुत सारा ऐसा उदाहरण है। तो ये जो आज की परिस्थिति है, इसमें सही इंसान बनने की प्रक्रिया हमको कहाँ से मिलेगी? इन तमाम महापुरुषों के जीवन को अगर हम पढ़ेंगे, समझेंगे और आज की परिस्थितियों में हमारा दायित्व क्या है, ये दायित्व समझ करके अगर हम सड़क पर उतरते हैं, लोगों को लामबंद करते हैं, इकट्ठा करते हैं और जन आंदोलन की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं हम ये हमारे लिए एक संदेश होगा और युवाओं की जो जिम्मेदारी है, उसको हम महसूस कर सकते हैं और युवाओं की जिम्मेदारी को और बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से आपने अपनी बात को कही, और मैं युवाओं से भी आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आपको इनका विचार अच्छा लगता है, ऑब्वियस सी बात है, इनका विचार तो मैं तो बहुत प्रभावित हुआ, तो आप लोग भी प्रभावित होंगे ही। ये पॉडकास्ट अगर आप लोग पूरा देखेंगे तो युवाओं से भी आग्रह करना चाहूंगा कि वो लोग भी इनके साथ आके इनका साथ दें और इनके साथ जुड़े। और दोस्तों, मैं थोड़ा ये मेरा पर्सनल रहेगा कि मैं चाहता हूँ कि जितने लोग भी नए हो, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। धन्यवाद।